चलिए तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं चार्ज की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, उसको समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कभी न कभी एटीएम में पैसा निकालने गए होंगे, तो एटीएम से हम जो भी पैसा निकालते हैं वो हमेशा 100 का मल्टीपल होता है। मतलब आप एटीएम से उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जो 100 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। मतलब एटीएम से आप जो है मिनिमम 100 रुपीज निकाल सकते हैं और मैक्सिमम आप जो भी अमाउंट निकालेंगे वो 100 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। कंप्लीट डिविजिबल मतलब 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000 ऐसे निकाल सकते हैं आप 250 रुपए, 350 रुपए, 125 रुपए नहीं निकाल सकते। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एटीएम से हम मिनिमम कितना पैसा निकाल सकते हैं 100, और अधिकतम कितना भी निकालेंगे वो 100 का क्या होगा, कंप्लीट मल्टीपल या कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो एटीएम से हम जो भी पैसा निकालते हैं, जो भी अमाउंट निकालते हैं, उस अमाउंट का यानी विड्रॉन होने वाली मनी का जो क्वांटा है हम वो कहेंगे 100 है। यस, यहां पे हम एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको, वो है क्वांटा। तो क्वांटा का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी का वो मिनिमम वैल्यू जिसके मल्टीपल्स ही उस क्वांटिटी के सारे वैल्यूज होते हैं। ओके, मतलब अगर हमको किसी क्वांटिटी का एक मिनिमम वैल्यू पता है तो वही मिनिमम वैल्यू उसका क्वांटा कहलाता है, और उस क्वांटिटी के जितने भी वैल्यूज होंगे वो सब उस क्वांटा के मल्टीपल्स होंगे या कंप्लीटली डिविजिबल होगा कोई भी वैल्यू उस क्वांटा का। ओके, तो अगर ऐसे ही जैसे एटीएम से निकलने वाला पैसा का जो क्वांटा है 100, अगर ऐसे ही हम पूरे यूनिवर्स में किसी भी दूसरी क्वांटिटी को ऐसे ही किसी मिनिमम वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल हो अगर कोई वैल्यू, तो हम उस क्वांटिटी को, उस वैल्यू को उसका क्वांटा कहते हैं। जैसा ये रूल एटीएम पे चलता है वैसे ये रूल चार्ज पर भी चलता है। तो चार्ज की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, और चार्ज अगर क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है तो चार्ज का क्वांटा होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ, देखिए चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो चार्ज कैसे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 2 ट्रांसफर होगा, या तो 3 ट्रांसफर होगा। मतलब कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो हमेशा होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज को हम डिनोट करेंगे Q से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को N से, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 19 होता है, हमको पता है। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमको ये बताती है कि हम कभी भी चार्ज को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट या डेवलप नहीं कर सकते। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे आएगा वो चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज, जो भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Na। और ये अगर हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की और आगे चल करके कंपटीशन एग्जाम्स की, तो ये इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला यहां से होता है Q इज इक्वल टू Ne, और यहीं पर अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इस n को यहीं रखिए, इसी को यहां पर डिवाइड कर दीजिए Q अपॉन E। तो अगर आप किसी भी
ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, अगर आप उस चार्ज में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे कितने ट्रांसफर हुए हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, इसको मिटा दें, इसको आप नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो आपको और समझ में आएगा। देखिए, आपको बीच में अगर फास्ट लगे, वैसे तो आज पहली क्लास है तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, जब हम थोड़ा सा बेसिक सीख जाएंगे तो फिर हम थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। और अगर आपको बीच में कोई चीज नोट करनी हो तो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं। ओके, चलिए, जैसे कि मान लीजिए इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कहता है आपसे कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो है +3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कोई ऑब्जेक्ट है ए, उसके ऊपर इतना चार्ज है, ठीक है। तो बताइए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं या उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं। निकले हैं तो कितने निकले हैं, और अगर आए हैं तो कितने आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पे देखिए पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब हुआ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप टोटल चार्ज में से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड कर दीजिए। तो n इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है आपको 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं। ओके, अब अगर आपसे कोई कहता है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो कुछ साल पहले पीएमटी के एग्जाम में, प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा गया था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है एक एलिमेंट होता है, इसका सिंबल है N, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब है इसके एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 प्रोटॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, इसके सेल पे होंगे, और 7 प्रोटॉन कहां होंगे, इसके न्यूक्लियाई में होंगे। मतलब न्यूक्लियाई में इसके पास 7 प्रोटॉन है, और हमको इसके न्यूक्लियस पे चार्ज बताना है, तो न्यूक्लियाई में कौन है, 7 प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ कि 7 प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही उसके न्यूक्लियस का चार्ज होगा। तो हमको अगर निकालना है टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियाई, तो आपको फॉर्मूला पता ही होता है N इंटू E। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसमें 7 इंटू उसके ऊपर चार्ज कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कोई पूछे टोटल चार्ज या टोटल चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये पूछे, तो हमारे पास क्वांटिनाइजेशन फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब आते हैं इसके फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो ये है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विदाउट मास। मतलब बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। मतलब किसी भी मासलेस ऑब्जेक्ट के पास, या ऐसा अगर कोई मैटर है जिसका मास नहीं है, तो इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज भी नहीं होगा। और अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, इसका मतलब उसके पास मास भी होगा। बिना मास के चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एक चीज यहां पर फिफ्थ प्रॉपर्टी में और हम जानेंगे कि अलोंग with charge mass also transfers। मतलब अगर हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों के पास चार्ज आ जाता है। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मास भी ट्रांसफर होता है। अब आप यहां पे ध्यान देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके,
तो अगर एक बॉडी में से निकलकर इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाता है तो इतना मास भी अपने साथ लेकर के जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में जाएगा उसमें इतना मास बढ़ जाएगा, और जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकला है उस बॉडी में इतना मास कम हो जाएगा। ओके, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी ए में से इलेक्ट्रॉन निकल के 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चले गए, ठीक है। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर गए हैं, इसके बाद इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ए में 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg मास कम हो गया, और इतना ही मास बी का इंक्रीज हो गया। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो साथ में मास भी ट्रांसफर होता है। जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस बॉडी में मास कम होता है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसका मास बढ़ जाता है, मतलब द्रव्यमान बढ़ जाता है। एक बात मैंने यहां पे लिखी हुई है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के पास भी चार्ज है Q, तो क्वांटिनाइजेशन फॉर्मूले से हमको पता है कि Q इज इक्वल टू होगा N इंटू E। अभी जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो ये चार्ज है ये इसी की वजह से डेवलप होता है। तो अगर यहां पर हम कहते हैं कि N इज इक्वल टू 0, तो चार्ज इज इक्वल टू 0, मतलब चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 1 2 3 4 5 कितना भी। तो अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसलिए जिस बॉडी के ऊपर चार्ज होगा उसके पास मास भी होगा। ओके, तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, और अलोंग विद चार्ज मास आल्सो ट्रांसफर। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले उसका मास होगा कम। कितना कम होगा? जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने का मास माइनस कर दीजिए, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका मास बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं उतने के मास को आप ऐड कर देंगे। ओके, चलिए प्रोटॉन, एक बार ध्यान रखिए, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस की कोई भी चीज जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी से जो भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बाइंड होते हैं, वो कभी भी एटम को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते। ओके, तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है आप ये बचपन से जानते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ओके, तो ये जो सिक्स प्रॉपर्टी है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने बात की आज चार्ज के कॉन्सेप्ट में। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की टर्मोलॉजी कहां से आई है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है पहला, चार्ज एक कंजर्व्ड का क्वांटिटी है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर और वन बॉडी टू अनदर। दूसरा हमने पढ़ा कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, मतलब चार्ज को हम अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। चार्ज जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर कहीं पे चार्ज है तो मास होगा, चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए, ये था चार्ज के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, और अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, और अब जो टॉपिक शुरू होंगे वो होंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बेसिक्स चल रहे थे। ठीक है, तो अब जो टॉपिक आने वाले हैं ये अब एग्जाम में आपको काम आएंगे। ठीक है, और अब से आपको इन टॉपिक्स के बाद से आपको अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है। ओके, तो चलिए अब अगली प्रॉपर्टी जो है, मतलब प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कूलम्स लॉ। हिंदी में से कहते हैं हम लोग कूलाम का नियम। ओके, अब ये क्या है कूलम्स लॉ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको क्लास 11th में मिली है। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज हैं Q1 और Q2। ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। तो देखिए, हो सकता है कि चार्ज Q1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और Q2 के पास पॉजिटिव चार्ज हो। ये हो सकता है आपका केस 1। अब हम लेते हैं केस 2। हो सकता है कि चार्ज जो Q1 है उसके पास पॉजिटिव हो और Q2 के पास क्या हो, नेगेटिव। अब केस 3 हो सकता है कि दोनों के पास नेगेटिव हो। केस 4 हो सकता है कि इसके पास नेगेटिव हो और इसके पास पॉजिटिव हो।
यही केस हो सकते हैं पॉसिबल। अब देखिए, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इसको रिपेल करेगा, ये उसको रिपेल करेगा। अगर इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। दोनों के पास नेगेटिव होगा तो अगेन दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव है, तो अगेन दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब ये जो अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है, अट्रैक्ट मतलब खींचना, रिपेल करना मतलब दूर भेजना। तो खींचना या दूर भेजना, ये दोनों क्या है, फोर्स, अ काइंड ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कंडीशन कोई सी भी हो, इनके बीच में फोर्स जरूर लगेगा, चाहे इनके पास चार्ज कोई सा भी हो। ये जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोला जाएगा इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो या अट्रैक्शन फोर्स हो, उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, अगर हम इसको डिनोट करते हैं F से, तो अकॉर्डिंग टू कूलम ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ देयर चार्जेस। जितना भी चार्ज का इनके पास अमाउंट है, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है। और दूसरा, ये जो फोर्स होता है ये दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अगर हम दोनों को एक साथ लिखें तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाते हैं तो आप यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है ये किन्हीं भी दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है ये निकालने का फॉर्मूला है। और अब इस लॉ में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसको हम इनवर्स स्क्वायर रूल भी कहते हैं, विच इज क्वाइट सिमिलर टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, इसलिए इसको भी हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। अब ये है फॉर्मूला। अगली क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, इस के की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस फोर्स हमने जो यहाँ पे चार्ज के बारे में बात की है, चार्ज की यूनिट देखेंगे, इस फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस फोर्स के फॉर्मूले के बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जिस तरीके से मैंने बताया है ऑनलाइन यहाँ पर, आप लोगों को वैसे ही समझ में आ रहा होगा जैसे कि आप लोगों को क्लासेस में समझ में आता था। बहुत जल्दी हम लोग क्लासेस में मिलेंगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद यानी क्लासेस देखने के बाद रिव्यू आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर दें कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। हम मानते हैं थोड़ा सा आज हम स्लो चले हैं क्योंकि आज पहली क्लास है और बेसिक्स के बारे में हमने पहले क्लियर किया है। अगली क्लासेस में हम थोड़े से फास्ट होंगे, तो पूरी तैयारी के साथ बैठें। ओके, धन्यवाद। घर में रहें, पढ़ाई करें।